हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है लाइट। इसमें हम केवल रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कवर अप करेंगे। रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम लोग टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर अप कर रहे हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। तो देखो लाइट बेसिकली होता क्या है। तो जब भी हम डेफिनेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इन जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं बोलते हैं लाइट आ गई। ठीक है, तो लाइट ने क्या किया, जैसे हमने ट्यूबलाइट ऑन किया या हम लोग बल्ब ऑन करते हैं, एलईडी ऑन करते हैं, तो क्या होता है उसमें, तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके पहले अंधेरा होता है, तभी तो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली लाइट क्या कर रहा है कि हमको ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली लाइट क्या है, एक हेल्पर है जो कि हमारी कहाँ पे हेल्प कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रहा है। तो लाइट क्या है, हम लोग बोलते हैं लाइट इज अ नेचर एजेंट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। अब एजेंट का काम क्या होता है भाई, जो भी हिडन इंफॉर्मेशन होती है वो निकालना। जैसे हमारे कंट्री के लिए भी बहुत से एजेंट काम करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, उनको वो निकाल के देते हैं हमें। तो लाइट भी ऐसे ही क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हमारी देखने में हेल्प करता है। तो लाइट बेसिकली क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है, हमें ये दिखती तो है नहीं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट itself we can't see light. Okay, so light is a nature agent which makes things visible to us। हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि light is an invisible form of energy which makes things visible to us. So light is a form of energy that produces the sensation of vision। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या कर रहा है, देखने में हेल्प कर रहा है। तो आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख लो, लैंग्वेज अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लिया करो। ठीक है, स्टेटमेंट मॉडिफाई कर लिया करो, बट उसमें जो की कॉन्सेप्ट होते हैं वो जरूर आप इंक्लूड किया करो। अब यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये एक एनर्जी है और ये देखने में हमारी हेल्प करता है। तो हम ये भी बोल सकते थे क्या, कि लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। या हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, लाइट करता क्या है, इट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी लाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है अभी तक जो नोन है। वो कितनी है, इन वैक्यूम इट्स 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, एयर में, या हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम में। तो वैक्यूम या एयर में हम लोग इसकी स्पीड कितनी बोलते हैं, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। लाइट किस टाइप की वेव है, क्या किस टाइप की रेडिएशन है, तो हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती हैं, जिनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट भी कैसी है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम लोगों ने क्लास 9th में वेव वाला चैप्टर पढ़ा है, और वेव वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड। कौन कौन सी है वो, एक होता है हमारा इलास्टिक वेव, एक होती है नॉन इलास्टिक वेव। अब इलास्टिक वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, यानी दोज वेव विच रिक्वायर्ड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम बोलेंगे साउंड। इसी तरीके से जब हम लोग नॉन इलास्टिक की बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। यानी दोज वेव्स विच डजंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल मीडियम, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव या नॉन इलास्टिक वेव, या उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट कैसी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसकी स्पीड की हम लोगों ने बात करी थी, तो स्पीड कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, वैक्यूम में होती है, हम लोग बोल सकते हैं एयर में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ लाइट। अब देखो लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये तो हम लोगों ने अभी समझा था। नेक्स्ट, इट शोज सम फिनोमिनन। कौन कौन से है वो फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल होती है और उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है और मीडियम के अंदर चली जाती है, ठीक है। सपोज दैट दिस वन इज मीडियम 1, दिस वन इज मीडियम 2। तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो क्या होगा? इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स। तो जब भी लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है? ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। विबग्योर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी को फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो लाइट क्या है? देखो, एक वेव है। तो मान लो एक वेव है, ये पास हो रही है, सामने इसके कोई भी एक ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और री इमिट कर देता है डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में, और इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन इन मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप बताओगे कि जो स्काई होता है इसका कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक। सो दीज प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्स मेनी नेचुरल फिनोमिनन्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो देखो यहां पे दिख भी रहा है क्या? इधर कुछ लाइट्स हैं यहाँ पे और इसकी हमको इमेज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो व्हेन light ray fall on the surface of on the boundary of, ठीक है। when light ray fall on the boundary of two mediums, then it comes in the same medium, this phenomenon is known as reflection of light। तो देखो ये मैंने ऐसी डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। तो डेफिनेशन आप भी बना सकते हो, बस उसमें हमको क्या करना है? की कॉन्सेप्ट जरूर पुट करने हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम एनी इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। तो जब भी इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो इंटरफेस क्या हो गया? तो सपोज दैट कि ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ये जो लाइट है ये क्या है? इंटरफेस है। ये जो लाइन है ये क्या है? इंटरफेस है। तो लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है और उसी मीडियम में वापस चली आ रही है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन is bouncing back of light when it strikes a smooth and polished surface, ठीक है। तो डेफिनेशन अपने हिसाब से बना लो, बस की कॉन्सेप्ट याद रखो। मिरर एंड साइनी सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, हमने पढ़ा भी है कि जो साइनी स्मूथ सरफेस होता है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमिनन को शो करता है, ठीक। The incident ray, reflected ray and normal are involved in reflection। ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो लाइट आई है इसको हम लोगों ने बोल लिया ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस को, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है। इस पे ये लाइट आई, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, दिस वन इज नॉर्मल। और ये लाइट जो रे जो जा रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पे एक एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एक एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में बनाएगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था जिसमें एक इंसिडेंट रे थी, एक रिफ्लेक्टेड रे थी और एक नॉर्मल था, ठीक है। एक एंगल्स भी देखे थे हम लोगों ने, एंगल आई और ये एंगल आर। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी ये तीनों रेज किस में होनी चाहिए? एक सिंगल प्लेन में ही होने चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों किस में होने चाहिए? एक सिंगल प्लेन में ही होने चाहिए,
ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल आई है ये किसके बराबर होगा, एंगल आर के। तो ये दो लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूमेरिकल में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। थियोरेटिकल पेपर जब बनता है तो वहां पे भी पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देयर आर टू लॉज, फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू लॉज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब देखो यहाँ पे एक पेरिस्कोप है। ठीक है, पेरिस्कोप में हम लोगों ने क्या किया है, दो मिरर यूज किया है। दिस वन इज मिरर M1 एंड दिस वन इज मिरर M2। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एक सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन कहाँ चलती है, सबको पता है कहाँ पे है, पानी के अंदर चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको देखना है, तो सबमरीन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सरफेस से ऊपर आना पड़ेगा, और जैसे ही सरफेस से ऊपर आएगा, ये जो वॉच टावर है या लाइट हाउस है, ये क्या करेगा, ये इजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यहाँ पे कोई सबमरीन है। अब सबमरीन को अपनी पोजीशन भी नहीं बतानी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को भी देखना है, तो इसने क्या यूज किया, लाइट का एप्लीकेशन। इसने क्या किया, एक सिंपल सी छोटी सी डिवाइस को वाटर के ऊपर किया। दिस वन इज पेरिस्कोप। ये देखो लाइट रे यहां से आई, ठीक, यहां से रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, फिर ये इस मिरर पे फॉल हुई, फिर इस मिरर से कहां चला गया, ऑब्जर्वर के पास में, जो कि कहां है, इस सबमरीन के अंदर। ठीक है, सो दिस वन इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लाइट। ठीक, नेक्स्ट वन इज क्या है, यहां पे देखो सेकंड वन इज कैलिडोस्कोप। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे नीचे, और हमने इसमें 3 मिरर का यूज किया है। ठीक है, दिस वन इज मिरर M1, दिस वन इज मिरर M2 और दिस वन इज मिरर M3। हमने 3 मिरर का यूज किया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। अब इनमें क्या है, जो एंगल्स रखे हुए हैं, यानी इन तीनों मिरर के बीच में जो इंक्लिनेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन इनके खूब सारे इमेजेस बन गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस को इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, रिफ्लेक्शन की हेल्प से। क्या किया हमने, सेटअप बनाया एक ऐसा जिसमें लाइट ट्रैप हो गई और हमें खूब सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वो इमेज ही है, किसके लिए, किसके इमेज है, इनके इमेज है, बट अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही बन गए ना। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स, हमने पढ़ा हुआ है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनका अपना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है आपने को, ये कर्व सरफेस है, ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो मिरर हैविंग कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, यानी ऐसे जो मिरर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। सो दे आर अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फेयर। हमने जो स्फेरिकल मिरर्स निकाले हैं वो कहाँ से निकाले हैं, एक हॉलोस्फेयर से निकाले हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो गुफा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का मिरर हमने आउटसाइड में कोटिंग कर दी, तो ये क्या बन गया हमारा, कॉनकेव मिरर। बेसिकली क्या किया हमने, एक हॉलोस्फेयर लिया, ये हॉलोस्फेयर है। ठीक, इसमें हमने आउटसाइड में कोटिंग कर दी और इतना कट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक मिरर बन गया जिसमें कोटिंग आउटसाइड है। तो ये कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और जब हम लोग इनर साइड में कोटिंग करेंगे तो मिरर कुछ ऐसा बन गया। सो दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये एक हॉलोस्फेयर का पार्ट थे, तो स्फेयर का ये क्या हो गया, रेडियस, और ये हो गया सेंटर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का। ठीक है,
दिस वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका, इस कर्व का रेडियस है, तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी मिरर हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन मिरर हो, दोनों ही क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसे होते हैं, इनवर्ड होते हैं, और ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। यानी कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ। सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर का नाम लेके, तो हमको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहा है तो वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, अगर वो डाइवर्जिंग मिरर की बात कर रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है, पोल, दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, ये एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, कभी आपको ये 5 मार्क के क्वेश्चन में मिल जाएगा, और इन पांचों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने बात करी, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, हमारा मिरर। ठीक है, ये कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स हो सकता है, डिपेंड्स कि हमने कोटिंग किधर की है। तो अभी हम लोग इसमें आउटसाइड कोटिंग कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। ये जो लाइट आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, पास होगी। कहां से पास होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल फोकस है हमारा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस। तो हम बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रेस कैसी हैं सारी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो फॉर a ray which is parallel to principal axis, after reflection it will cut principal axis at a point, and that point is known as principal focus. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि point where parallel rays meet or appears to meet is known as principal focus. तो देखो ये हमारा principal focus हो गया, इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पे, तो ये इसको यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और यही क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना कि ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, तो उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो पोल क्या है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। सो पोल इज सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने ये सरफेस लिया है, इसलिए इसका जो सेंटर पार्ट है वो हो गया हमारा ये पोल। ठीक है, अभी क्या रह गया इसमें, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, यानी ये जो लेंथ है देखो, ये है हमारा पोल और ये है हमारा फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स याद रखना, पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर, किसका सेंटर है, फ्रॉम वेयर वी फॉर्म दिस मिरर। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइनिंग पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, हम लोगों ने बोला कि पैरेलल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगे दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज फोकल लेंथ, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो होता क्या है कि कॉनकेव मिरर में हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इमेज बनती है। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमको इमेज भी चेंज मिल जाएगा। ठीक है,
सो इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, इनलार्ज, डिमिनिश्ड और सेम साइज। अब रियल इमेज क्या होते हैं, देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डिफाइन रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो व्हाट आर रियल इमेजेस? दोज इमेज विच कैन बी ऑप्ट ऑन स्क्रीन, यानी ऐसी इमेज जिनको हम स्क्रीन पे ऑप्ट कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होंगे? जिनको हम स्क्रीन पे ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो रियल इमेज आर दोज इमेज विच कैन बी ऑप्ट ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज दोज कांट बी ऑप्ट ऑन स्क्रीन, जिनको हम स्क्रीन पे हम नहीं उतार सकते उनको हम लोग बोलते हैं ये वर्चुअल है। ठीक है, रियल जिनको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, इनलार्ज मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ा हो गया, डिमिनिश मतलब छोटा हो गया, या सेम साइज का भी बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमको इमेज का नेचर भी चेंज मिलेगा। ये रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, और सेम साइज का भी हो सकता है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो रियल इमेज कैन बी ऑप्ट ऑन अ स्क्रीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेफिनेशन पूछ देता है रियल एंड वर्चुअल इमेज की। चलो अब सबसे पहली बात करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, और किसके लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, कॉन्केव मिरर के लिए। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पे। इट मीन्स कि लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो देखो लाइट रे पैरेलल आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही थी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फोकस। क्लियर है? तो लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, फोकस पे। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, फोकस पे, तो यहीं पे क्या बन गया हमारा, इमेज। ठीक, सो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीट एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज की पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस, नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज। देखो ना, केवल यहीं पे बना तो पॉइंट साइज ही तो हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बना है, फोकस पे। ठीक, तो ये पहली पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से हम किधर आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएंगे। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने से पहले भी हमको एक पोजीशन मिलेगी, वो मिलेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये रखा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ए बी। जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, क्यों रिट्रेस करेगी, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखो रिट्रेस किया, जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ वहां पे क्या बन गया, इमेज। तो इस टिप या जो एरो है इसका इमेज यहां बना, और इसके बॉटम का इमेज यहां बना। अब देखो इस डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो ए बी है, यानी जो ए बी की साइज है ये ग्रेटर एज कंपेयर टू ए डैश बी डैश। तो हम यहीं से बता सकते हैं कि नेचर कैसा है, कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड है और रियल है। अब बताओ साइज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज। सो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसी है, डिमिनिश्ड। मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में तो साइज छोटी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, अब ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट करके कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो जो राइट रे पैरेलल जा रही है वो फोकस से, और जो फोकस से जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो इमेज की जो अपने को दिख रहा है ना, इमेज कहाँ बन रहा है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है। और साइज कैसी होगी, सेम साइज। इमेज की पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसी है, सेम साइज का। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट की साइज है वैसे ही इमेज की साइज। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, ए डैश बी डैश के। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और आगे शिफ्ट कर गया। तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही थी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जा रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी।
ठीक है, इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। अब हमको इसी डायग्राम से दिख रहा है ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, यानी अब इमेज की साइज बड़ी हो गई किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब फोकस पे आ गया, तो जैसे ही फोकस पे आएगा तो बताओ क्या होगा, जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होंगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जा रही थी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो दो पैरेलल रेस होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड तो है ही सही। ठीक है, इन्फिनिटी पे मीट करेगा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ गया। अभी तक जितने भी इमेजेस बन रहे थे सब रियल एंड इन्वर्टेड थे, लेकिन अब जो इमेज बना है वो इरेक्ट हो गया और रियल नहीं है। कैसा है ये, वर्चुअल है, क्योंकि ये मिरर के पीछे चला गया। तो क्या इसको हम स्क्रीन पे ऑप्ट कर पाएंगे, नहीं। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसा बना ये, वर्चुअल। ठीक है, जो पोल पे जा रही थी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, यानी ये अगर एंगल आई हुआ तो ये एंगल आर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग थी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। बैक साइड में हम लोगों ने रिट्रेस करके बनाया, इसकी इमेज बन गई ए बी। तो ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी। कैसा है ये, बिहाइंड द मिरर, रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर और इनलार्ज्ड। ठीक है, तो अभी तक जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे उसमें कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसमें कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, देखो याद करने का। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था, ये पोल था। ठीक है, इन्फिनिटी को हम लोग फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी वाले बीच को हम लोग सेकंड पोजीशन मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग थर्ड पोजीशन मान लेते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को हम लोग फोर्थ पोजीशन मान लेते हैं, और फोकस वाले को हम लोग फिफ्थ पोजीशन मान लेते हैं। ठीक है, इन सब में कैसा बन रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली लिखना है 1 2 3 4 5। अब देखो ऑब्जेक्ट 1 पे था तो इमेज कहां बन रही है, 5 पे, यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे जाएगा तो इमेज कहां भाग जाएगी, इन्फिनिटी पे। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो जब बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट चला गया तो इमेज कहां चला गया हमारा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब थी पे था तो इटसेल्फ यहीं पे बन जा रहा था। ठीक है, तो एक अगर मान लो नहीं याद आ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, रे डायग्राम आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ऐसे साइड में लिखो और समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनानी है आपको। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो, मैंने भी अपने टीचर से सीखा है। ठीक है, आप मुझसे सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी वाले पोजीशन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेविंग मिरर में। ठीक है, यानी सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हमने देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं। सो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, काम ही खत्म हो गया। उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रख रहे थे, तो फिर इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट बन रहे थे, रियल भी बना, हमने एक केस में इन्वर्टेड भी देखा, सॉरी एक केस में हम लोगों ने वर्चुअल और इरेक्ट भी देखा, लेकिन यहाँ पे सारे ही वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेंगे। कहाँ बनेंगे, बिहाइंड द मिरर बनेंगे। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, फील्ड व्यू में करते हैं। जैसे हम लोग साइड मिरर जो लेकर चलते हैं अपनी कार में, वो कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर करते हैं, यानी ये ज्यादा रीजन क्रिएट करता है, मतलब ज्यादा रीजन कवर अप करता है। ठीक, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ठीक है, सो पैरेलल अपीयर्स टू डाइवर्स
और कहाँ पे डाइवर्स होके अपीयर्स टू मीट होके दिखेंगी अपने को, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है। सेकंड, हम मिरर के सामने कहीं भी रख दें तो इमेज देखो कहाँ पे बन रही है, जो लाइट पैरेलल आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने को दिखेंगी या मीट होती हुई दिखेंगी कहाँ पे, फोकस पे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती हैं। तो इनका इंटरसेक्शन हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे बन गया एफ और पोल के बीच में। ये हमेशा यही बनेगा, एफ और पोल के बीच में ही बनता है। ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि जैसे मान लो कभी हम लोग साइन कन्वेंशन भूल जाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो कुछ ज़्यादा आ जाता है, तो हम अपने ब्रेन भी यूज कर सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ हमको दिया है तो जो वी बनेगा वो हमेशा फोकल लेंथ से कम ही आना चाहिए, यानी जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो हमेशा फोकल लेंथ से कम ही आएगा। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल में जो साइन होंगे वो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिहाइंड बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है। यूज एज अ रियर व्यू मिरर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जो अपनी कार में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स साइड मिरर। ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। ठीक है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल along द प्रिंसिपल एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट को हम कैसा लेके चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी हम समझेंगे डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ। डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। हाइट मेजर्ड above the principal axis that is positive. हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। अब देखो ये हम लोगों ने एक नॉर्मल खींच लिया और ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है। यानी यहीं पे हमारा कहीं पे ये मिरर है। ठीक है। अभी हम लेके चल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन मतलब लाइट रे इधर जा रही है तो इधर वाली डायरेक्शन को हम लोग लेके चलेंगे पॉजिटिव। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे, नेगेटिव। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो बिलो डायरेक्शन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन हम लोग कैसे लेके चलेंगे, नेगेटिव। बहुत सिंपल है। ठीक है। हमने कार्टेशियन सिस्टम भी तो पढ़ा है। जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है तो इधर हम लेके चलते हैं पॉजिटिव और इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव। बस हमको मिरर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है। यानी लाइट रे इधर से आ रही है तो मिरर के सामने की डिस्टेंस इज नेगेटिव और बिहाइंड द मिरर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है और गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं पे साइन छूट ही जाता है तो गलती हो जाती है और आंसर गलत आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। अभी तक हमने दो ही फॉर्मूले देखे। एक तो हमने एक ही फॉर्मूला देखा कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ये तो हमारा लॉ था। ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू निकालनी होगी, v की वैल्यू निकालनी होगी, u की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं हम। ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा। f फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, अगर उसकी इमेज बड़ी हो जाएगी। ठीक है। सो इट इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी, वो है -v/u। ठीक है। अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज। ऑब्वियसली अगर हाइट बढ़ेगी इमेज की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो इनलार्ज इमेज ही बना। अगर m लेस देन 1 हुआ तो इमेज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर m निगेटिव है तो और इमेज हमारा कैसा है, इन्वर्टेड होगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, हम लोग देखते हैं।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस। अब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमको। सो व्हाट इज गिवन, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी u दिया है हमको -20 सेंटीमीटर। अब बोलोगे माइनस तो नहीं था, माइनस क्यों लगा दिया, यही तो साइन कन्वेंशन है, हम लोग मिरर के सामने के डिस्टेंसेस कैसा लेके चल रहे हैं, नेगेटिव। सो u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। क्यों -10 सेंटीमीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो कहाँ है, बाहर ही तो, आगे की तरफ ही तो है, क्योंकि मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, u को इस तरफ लेके जाओ तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, वैल्यू रखो सारी, तो 1/ माइनस का 10 माइनस 1/ माइनस का 20। अब देखो ये बना -1/10 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/20। एलसीएम लोगे तो आप 20 लोगे इसका, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या आया, एलसीएम 20 आया इसका, ये हो गया -2 और ये +1, तो ये बना 1/v इज इक्वल्स टू -1/20। तो यहाँ से अपने को v की वैल्यू कितनी मिल गई, -20 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो हमारा इमेज बना है वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक। So v is equals to -20 centimeter, that is our answer। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि इमेज कहाँ बना है, तो 20 सेंटीमीटर पे बना है। फोकल लेंथ कितना है बताओ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, u कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, और v भी कितना आ गया 20 आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे पता चला, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर और सोलर कुकर में। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिना लाइक किए मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।